Assalamualaikum student, this is your teacher Abdul Rafi, and today the topic of discussion is IAS 37, which is provision, contingent liability and contingent asset. So this is your IAS 37. Okay, so what its scopes cover? What does the scope cover in IAS 37? Basically IAS 37 only covers uncertainty. ठीक है, इसमें आपके पास कोई भी सर्टेन चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे वो अनसर्टन होगी। ठीक है, हम यहाँ पे अपने पेबल्स, रिसीबल, नॉन करंट एसेट्स वगैरह डिस्कस नहीं करें, क्योंकि वो सर्टन एसेट्स या सर्टन लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी एसेट या लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे वो अनसर्टन होगी। ठीक है, सो अनसर्टेनिटीज में डिफरेंट फेजेस होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो हमने देख लिया कि यार जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो अनसर्टन होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ होता है, कुछ बहुत ज़्यादा अनसर्टन होता है, कुछ होता है जो कम अनसर्टन होता है, तो फेजेस होते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोबेबल विच इज लेस अनसर्टन। अनसर्टन तो है लेकिन लेस अनसर्टन है। देन वी हैव पॉसिबल, मिड पॉइंट, एंड देन वी हैव रिमोट, हाईली अनसर्टन। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, उसमें हमें कुछ भी नहीं पता क्या होगा, किस करवट ऊंट बैठेगा, ये वो वाली बात है, बहुत अनसर्टन है। ठीक है, तो दिस इज डाउटफुल। सो प्रोबेबिलिटी सबसे कम अनसर्टन है, और इस तरह से हम आते जाएंगे तो हमारा अनसर्टेनिटी लेवल क्या होता है, हाई होता जाएगा। ठीक है, ओके। द गुड थिंग इज दिस कि स्टैंडर्ड्स आपको परसेंटेजेस नहीं देता, यू हैव टू अप्लाई द प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप कुछ लोगों को देखें, वो कहते हैं 80% प्रोबेबल है, कुछ लोग हैं 60% प्रोबेबल है, कुछ लोग कहते हैं 100% वो तो सर्टन है, कुछ लोग कहते हैं 90% भी सर्टन के करीब ही सर्टन ही है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं बिलो 50 हूँ डाउट में, कुछ लोग कहते हैं लेस देन 20 डाउट में। तो पर्सन टू पर्सन ये परसेप्शन, ठीक है, ये वेरी करती है। ठीक है, दैट्स वाई स्टैंडर्ड ने आपको क्या किए हैं, दे हैव गिवन यू वर्ड्स प्रोबेबल विच मीन्स मोर लाइकली देन नॉट, चांसेस ज्यादा हैं होने के, अगेन चांसेस। ठीक है, देन पॉसिबिलिटीज। ठीक है, और फिर आपके पास रिमोट, बहुत ज्यादा डाउटफुल। क्लियर हो गया? जैसे कि मटीरियलिटी में भी उसने कहा ना, यू हैव टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट। हर कंपनी की, हर उसकी मटेरियलिटी लेवल कुछ और होता, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब हम इस पे बात करते हैं सबसे पहले प्रोविजन की। पहले तो उसने बता दिया कि इस स्टैंडर्ड में अनसर्टन चीज़ें ही डिस्कस होंगी। देन वो अनसर्टन चीज़ें क्या हैं? दीज अनसर्टन थिंग्स आर प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। तो सबसे पहले लुकिंग एट द प्रोविजन, सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन, अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। अब यहाँ पे देखें ना, ये जो वर्ड आ गया है अनसर्टेन, यूज हो गया हमने। अगर मैं कहता लाइबिलिटी, तो दैट्स मेक ए कंफ्यूजन कि वो सर्टेन लाइबिलिटी, इफ इट इज अ सर्टेन लाइबिलिटी दैट शुड बी योर लोन, पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट। अब मैं उसको कह रहा हूँ ना अनसर्टेन टाइमिंग, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड डेफिनेशन, अ प्रोबेबल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया, दैट स्पेसिफाइज द स्टेज ऑफ अनसर्टेनिटी, कम अनसर्टेन है जी, प्रोबेबल का वर्ड इस्तेमाल करती है। वहां पे थोड़ा सा ब्रॉड टर्म था, कौन सा? रिमोट, डाउटफुल। ठीक है, वो सारी चीज। अब प्रोबेबल हमने कर दिया, विच मीन्स द लेस अनसर्टन। ठीक है, अच्छा इस, हाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं ना होने से। ठीक है, अच्छा ये डेफिनेशन अभी हम करते हैं। अभी हमने दो डेफिनेशन देखी, लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, अ प्रोबेबल ऑब्लिगेशन। Then we have contingent liability, a possible obligation depending on some uncertain future event. The, हाँ possible, probable ज़रा ज़्यादा है, possible थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। probable मतलब कम अनसर्टन, ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा अनसर्टन है। ठीक है, लेकिन रिमोट से कम है, probable से ज़्यादा, रिमोट से कम अनसर्टन। ठीक है, अब द नॉर्मल एग्जाम्पल या कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, वो कहते हैं नॉर्मल सिचुएशन में कहते हैं वी डोंट नो द आउटकम ऑफ द कोर्ट केस। ठीक है, कोई लिटिगेशन हुआ तो हमें वी डोंट नो द फाइनल डिसीजन ऑफ द जज, तो कोर्ट केस हमें नहीं पता, तो वो हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी पे आ सकती है। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द लीगल एडवाइजर, अगर वो कहे लीगल एडवाइजर या आप तो हार ही जाओगे और इतने पैसे होंगे, तो अब उसमें वो कोर्ट केस क्या प्रॉबेबल हो सकता है, अब उसको मैं कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं कह सकूँगा, अब मैं प्रोविजन में कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे आउटकम का नहीं पता, मैं लीगल एडवाइजर से, अपने लॉयर से डिस्कस करता हूँ, कहता है आउटकम का अभी कोई इस तरह आइडिया नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि यार पे करना पड़ेगा, तो दिस इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी।
कंटीजेंट नॉर्मली जो होता है कंडीशंस पे होता है ना, अब ये आउटकम क्या होगा, ठीक है, दिस इज कंटीजेंट, ठीक है। देन वी हैव कंटीजेंट एसेट, सेम डेफिनेशन है, बस रिप्लेस द वर्ड ऑब्लिगेशन विद द एसेट, अ पॉसिबल एसेट डिपेंडिंग ऑन सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, तो दिस इज योर कंटीजेंट एसेट, ठीक है। अब ये भी आउटकम इसका वो हो सकता है फ्यूचर में पता चलेगा, ये हो सकता है प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और कॉन्टिजेंट एसेट ये हम रिकग्नाइज नहीं करते, जैसे हमने पढ़ा था ना गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट असिस्टेंस हम रिकग्नाइज नहीं करते थे, डिस्क्लोज करते थे, इसी तरीके से कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट नहीं रिकग्नाइज करते, सिर्फ प्रोविजन ही करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो नाउ लुक एट द रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रोविजन। अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, unavoidable obligation, it could be legal or constructive depending on some uncertain future event. Payment is probable and amount can be made reliably, ठीक है। तो दिस मेक्स अ थर्ड डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन। आपको याद होगा लाइबिलिटीज की डेफिनेशन क्या होती हैं, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, लेकिन वो लाइबिलिटी है, ये प्रोविजन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड यूज किया है पेमेंट इज प्रोबेबल, तो ये वर्ड ही हमने इसलिए यूज किया है कि अनसर्टन का पता चल जाए। वहां पे क्या, हाँ वहां पे पेमेंट सेटलमेंट रिक्वायर्ड आउट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, सर्टेनिटी आ रही है ना, हमें पता है कितनी सेटलमेंट करेंगे, कितना आउटफ्लो करेंगे तो सेटल हो जाएगा, बिल्कुल। सो प्रोविजन भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकती है, लेकिन वहां पे क्या आ रही है, पेमेंट इज प्रोबेबल एंड अमाउंट कैन बी मेजर रिलायबल, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन, यही मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है। अब सॉरी ये इधर, अब सेकंड क्वेश्चन, क्या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो सकती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? अगर आपका ये पॉइंट मीट हो रहा है, ये पॉइंट मीट हो रहा है, लेकिन ये मीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब देखिए, टू रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन यू नीड एन अमाउंट, लेकिन अमाउंट डिटरमिन नहीं हो सकती, तो फिर हम उसको डिस्क्लोज करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, क्योंकि रिकॉग्नाइज करने के लिए वी नीड एन अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल वी नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पेमेंट भी प्रोबेबल है बट अमाउंट कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, सो उस केस में वो प्रोविजन तो नहीं हो सकती, फिर क्या हो सकती है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकती है और प्रोविजन भी आपके साथ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकती है, और हम उसके लिए क्या कर रहे होते हैं, हम वो यही देख रहे होते हैं कि किस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाए। क्लियर? ओके, so now we have discussed the definition and we have discussed the recognition criteria. Any question? नहीं, चलें ठीक। नेक्स्ट आपके पास है मेजरमेंट। अच्छा, प्रोविजन रिकग्नाइज होती है, प्रोविजन को हमने रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसकी कोई अमाउंट होगी, ठीक है। अब अमाउंट मेजर करने के लिए वी हैव टू केसेस लाइक वन ऑफ सिचुएशन और समटाइम होते हैं लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि इफ यू रिमेंबर आई 16 प्रॉपर्टी प्लान है, उसमें हमारे पास था ना इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये देखें, ये वन ऑफ इवेंट ना, एक एसेट को अपनी लाइफ में एक ही बार डिसमेंटल करना। सो सम टाइम ऐसा भी होता है कि लार्ज पॉपुलेशन होती हैं, जैसे कि वारंटीज, 100 यूनिट सेल किए, 100 के 100 वारंटीज के साथ है, तो अगर वन ऑफ सिचुएशन है तो आपने मोस्ट लाइकली अमाउंट को अप्लाई सॉरी रिकॉर्ड करना है एज अ प्रोविजन, ठीक है। और अगर लार्ज पॉपुलेशंस हैं तो यू हैव टू टेक वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो आउटकम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी उस पर अप्लाई करेंगे और उसकी हम एवरेज ले लेंगे, ठीक है। और एक और भी चीज, बोथ अमाउंट इफ रिक्वायर्ड कैन बी डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग डिस्क्रीट टैक्स डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब फॉर एग्जांपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने डिस्कस किया था ना, क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने वारंटी 3 साल बाद देनी है, तो अब उसके टाइम वैल्यू में नहीं आ रहे हैं ना, तो उसको डिस्काउंट करना चाहिए। डिसमेंटलिंग 5 साल बाद करनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो वी नीड टू डिस्काउंट इट, राइट। तो ये काम हमने करना,
अगर ज़रूरत पड़े तो हमें डिस्काउंटिंग करनी है यूजिंग प्री टैक्स डिस्काउंट रेट, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जर्नल एंट्रीज फॉर प्रोविजन क्या हो सकती है? क्रेडिट प्रोविजन होता है, डेबिट आपके पास एक्सपेंस हो सकता है और डेबिट आपके पास एसेट भी हो सकता है। जैसे कि डिसमेंटलिंग में हमने पढ़ा था, डिसमेंटलिंग शुड बी कैपिटलाइज, तो डेबिट हम एसेट कर रहे थे और क्रेडिट किसको कर रहे थे? प्रोविजन को, ठीक है। और अगर वारंटीज हैं तो उसमें हम डेबिट एक्सपेंस को करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे? प्रोविजन को। तो जर्नल एंट्री कुड बी क्रेडिट और प्रोविजन हो रही है। सेकेंड इफेक्ट, इट डिपेंड, वो एसेट भी हो सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पे, या वो एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है। और बिकॉज दिस इज प्रोविजन, ठीक है, अनसर्टेनिटी थी विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट, तो इन सब्सिक्वेंट ईयर्स इफ यू फाइंड आउट एनी, वो कहते हैं ना, हम अगर हम उसको कहें कि रिविजन आ रही है, वी शुड रिकॉग्नाइज देयर कैन बी एन इंक्रीज इन प्रोविजन और डिक्रीज इन प्रोविजन, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, लाइक आपने रिसीवर्स के किया था ना, इंक्रीज प्रोविजन डिक्रीज प्रोविजन, वो हो सकता है इधर भी आप हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एस्टिमेट्स हैं, बिल्कुल। तो अगर हम देखें हमारे एस्टिमेट्स रिवाइज हो जाए, जिसकी वजह से इंक्रीज करना पड़ता है, डिक्रीज करना, वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। वन थिंग, ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड, इसमें भी IFRS 5 में याद है, ऑफसेटिंग नहीं अलाउड, इधर भी नहीं अलाउड। ऑफसेटिंग क्यों? फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरे पे वारंटीज क्लेम हो जाएंगी, ठीक है, तो उसके लिए मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ठीक। अब इंश्योरेंस हर वारंटी के अगेंस्ट तो नहीं होता ना, तो इसलिए जब हर लाइबिलिटी के अगेंस्ट एसेट नहीं होता, तो इसलिए ऑफसेटिंग अलाउड नहीं है। आपने उस एसेट को सेपरेटली करो, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी तो खत्म नहीं हुई। इंश्योरेंस का मतलब ये तो नहीं कि आप पे कोई वारंटी क्लेम्स नहीं करेगा, दे कैन क्लेम द वारंटीज, तो इसलिए वारंटी प्रोविजन वही रहेगी, और सेपरेट एसेट हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, इट कैन नॉट बी ऑफसेट विद द लाइबिलिटी। क्लियर है? चलिए, सो देयर आर सम एग्जांपल्स हियर। ओके, वन थिंग, वारंटी, do we need to accrue the provision for liability? Sorry, warranty provision. How? Uncertain. Only if there is a legal या constructive obligation. Legal obligation ये होती है ना कि आपके लॉ कह रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ये होती है आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस या आपकी अपनी एथिकल वैल्यूज, आपका ज़मीर कह रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप सेल करते हो प्रोडक्ट विदाउट वारंटी, लीगल भी नहीं और कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तो कोई प्रोविजन होगी? नहीं होगी। अगर कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो उस केस में वो प्रोविजन होगी, ठीक। ओके, फ्यूचर रिपेयर्स, इसकी प्रोविजन होगी? फॉर एग्जांपल ये पेन है, इट नीड्स रिपेयर बिकॉज इसमें कुछ मसला हो गया था उस दिन, तो इसकी प्रोविजन बनाए। लीगल नहीं है, फॉर एग्जांपल लीगल भी हो फिर नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन हो टू रिपेयर, अब होगी प्रोविजन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने मिस कर दी, अवॉइडेबल। अगर ये अनअवॉइडेबल है तो प्रोविजन होगी, अगर अवॉइडेबल है तो नहीं होगी। कैसे? तो फ्यूचर रिपेयर्स आपके पास अवॉइडेबल है, इसकी वजह से आपकी इसकी प्रोविजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फ्यूचर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, इज इट अवॉइडेबल? नहीं, अवॉइड हो सकती है, ले ली तो ले ली, उस वक्त एक्सपेंस बुक कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इट कैन बी अवॉइड, यस। अगर मैं फायर कर दूं, ट्रेन एम्प्लॉय ले लूँ, अवॉइडेबल है ये, मैं निकाल देता हूँ उन लोगों को जो ट्रेन नहीं है, मैं ट्रेन लोगों को हायर कर लेता हूँ, अवॉइडेबल है ना। तो फिर बढ़ जाए, लेकिन ये तो अवॉइडेबल है ना, तो इसका मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में भी सोचें, अवॉइड हो सकती है, अगर हो सकती है तो प्रोविजन नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी भी प्रोविजन नहीं होगी, अवॉइडेबल है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, ये अनअवॉइडेबल है। अगर मैं ऑपरेशन ही बंद कर दूं फिर? अवॉइड हो रहा है, एक ऑपरेशन से रिलेटेड है ना, अवॉइड हो सकते हैं। मैं पेपर ही नहीं देता, फेल ही नहीं होऊंगा,
हाँ, तो अवॉइड हो सकता है ना, तो इट इज़ अवॉइडेबल, हम इसकी भी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट अनअवॉइडेबल है। एक्सट्रीम केसेस में देखिए अनअवॉइडेबल वाकई में अवॉइड हो सकती है किसी तरीके से। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो डिसमेंटल हम नहीं करना है। क्या ये अवॉइड हो सकती है? मैं एसेट को सेल कर दूं तो हाँ, उसके लिए भी डिसमेंटल तो करना है। मैं अगर बिजनेस ही सेल कर दूं फिर अवॉइड हो रही है? नहीं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि ऑब्लिगेशंस और एसेट बिजनेस के सेपरेट होते हैं, ओनर्स के अलग होते हैं। तो ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट मेरी ऑब्लिगेशन थी या बिजनेस की थी? बिजनेस की थी। वो मेरा बिजनेस हो, आपको बिजनेस, तो डिसमेंटलिंग तो करनी है ना। सो इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो फिर डिसमेंटलिंग को हमने क्या करना है? प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम इसको ओके, देन वी हैव रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। और इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग बाय सेल एंड रीस्ट्रक्चरिंग बाय क्लोजर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप ये देखिए, डायरेक्टर डिसीजन इज नॉट इनफ टू क्रिएट द प्रोविजन। अगर डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू क्लोज अप or to sell the unit or department or one cash unit unit, so that decision, on the basis of director decision, we cannot create a provision. We need some solid step. और वो solid step क्या है? To record a restructuring by sale, there should be a binding sale agreement, ठीक है। अगर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है तो ही हम क्या करेंगे? प्रोविजन रिकॉर्ड। मैं आपके को कोई चीज़ सेल करना चाह रहा हूँ तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं आपको सेल करूँगा, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज द सॉलिड एविडेंस जिसकी बेसिस पे मैं प्रोविजन रिकॉर्ड करूँगा। बाय क्लोजर में क्या होगा? देयर शुड बी अ फॉर्मल प्लान एंड विच इज पब्लिकली अनाउंस्ड, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें हैं तो ही मैं रीस्ट्रक्चरिंग की, क्लोजर की प्रोविजन रिकॉर्ड करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा जी, इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसमें द प्राइस, सेल प्राइस मेंशन होगी, कितने टाइम तक सेल हो जाना चाहिए भी चीज़ मेंशन होगी। तो अनसर्टेन चीज़ क्या है? एस्टिमेट कैसे? मैंने तो डिसाइड कर लिया ना कि भाई इतने का सेल करूँगा, 6 महीने दे दें उसमें सेल हो जाएगा, आपको खाली कर दूंगा रिस्ट्रिक्शन ऑपरेशन। अनसर्टन तो इसमें कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें फिर फाइनेंशियल पेनल्टीज आ जाएंगी कुछ और। तो वो तो जब आप ब्रीच करेंगे तो होगा ना, अभी तो ब्रीच नहीं होना। देयर शुड बी अ पास्ट इवेंट ब्रीच होना चाहिए, वो हुआ अभी, वो तो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात करें ना, वो बात कर रहे हैं रिडंडेंसी पेमेंट्स की। रिडंडेंसी पेमेंट पता है क्या होती है? एम्प्लॉयज़ को फारिग कर देना तो फिर हो सकता है कि वो कुछ क्लेम्स मांगे रिडंडेंसी के, तो वो कैलकुलेशन उसकी अनसर्टन होती है, ठीक है। तो अनसर्टन उसकी बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं रिडंडेंसी पेमेंट्स को। इसी तरीके से इसमें भी आपके पास रिडंडेंसी पेमेंट को जो होता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसी की प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फॉर्मल प्लान में भी है, जब आपके पास क्लोजर होगा, फॉर एग्जांपल हम एक यूनिट है उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको फायर करना है, रिडंडेंट करना है, तो इन रिटर्न समटाइम रिडंडेंसी पेमेंट्स तो होंगी, तो उसकी हम, वो अनसर्टन है, ठीक है। देन वी हैव वनरस कॉन्ट्रैक्ट विच इज लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास इसकी प्रोविजन होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल आपके पास है, आपने एक बिल्डिंग ली हुई है लीज पे, ऑक्युपाइड है, लेकिन लाइबिलिटी तो है ना। उस केस में आपका जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है वो ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट है, मैंने रेंट पे करना है और मैं बेनिफिट उसमें ले ही नहीं पा रहा, तो उस केस में मुझे ओनरस प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है।
क्लियर है? तो दिस इज योर प्रोविजन। अब हम इसके जो कॉन्सेप्ट हैं इनको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ओके, दिस इज योर इलिस्ट्रेशन 1। रिक्वायरमेंट आपके पास है, शुड अ प्रोविजन बी मेड एट द ईयर एंड। तो बेसिकली रिकग्निशन से क्राइटेरिया है, वी हैव टू डिसाइड वेदर वी देयर इज अ नीड टू रिकॉग्नाइज द प्रोविजन नॉट। ठीक है, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या था? रिकग्निशन क्राइटेरिया था अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशन, पेमेंट इज प्रोबेबल एंड अमाउंट कैन बी मेड रिलायबली। ठीक है, दिस इज योर रिकग्निशन क्राइटेरिया। अब यही हमने अप्लाई करना है। A retail store has a policy of refunding purchases by dissatisfied customer. तो ये पॉलिसी है उनकी, ठीक है, इवन दो इट इज नो अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, तो इट्स अ कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है उसकी, तो वो तो है। इट्स पॉलिसी ऑफ मेकिंग रिफंड इज जनरली नोन। तो जब वारंटीज की हम पॉलिसी दे रहे हैं तो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अनअवॉइडेबल। ओके, अमाउंट कैन बी मेड रिलायबली एंड पेमेंट इज प्रोबेबल। ये तीनों चीजें हैं, जिस वक्त वो क्लेम करेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी रिपेयर की, और अमाउंट भी मेजर हो सकती है, हमें पता होगा कितना फॉल्ट का प्राइस है। ठीक है, तो वो आपकी प्रोविजन रिकॉर्ड होगी। क्लियर है? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी मेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मेजरमेंट से रिलेटेड पूछा। मेजरमेंट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वन ऑफ सिचुएशन के लिए मोस्ट लाइकली अमाउंट, लार्ज पॉपुलेशंस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, और अगर डिस्काउंटिंग की जरूरत पड़ी वी नीड टू डिस्काउंट दैट यूजिंग प्री टैक्स रेट। ओके, so an entity sells goods with a warranty covering customers for the cost of repairs of any defect that are discovered within the first 2 months। so ये large population है, ये one of है, लार्ज पॉपुलेशन। सो हमने क्या लेना है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज को देखना और उसकी एवरेज लेनी है। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट 88% ऑफ द गुड्स सोल्ड हैव नो डिफेक्ट, 7% will have minor and 5% will have major defects, right? If minor defects were detected in all products sold, the cost of repairs would be 24,000. If major defects were detected in all products, the cost would be 2 lakh। ठीक है, तो हम इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ माइनर रिपेयर कितनी है? 24,000। और चांसेस क्या है? 7% चांसेस है। ओके, कॉस्ट ऑफ मेजर रिपेयर्स कितनी है? 2 लाख, और चांसेस क्या है इसके? 5%। तो इन दोनों का सम आपके पास आ जाएगा प्रोविजन, ये लें जी 11680। ठीक है, करके भी देख लें एक बार आप खुद। राइट, डन। ओके, नेक्स्ट इज योर बेस्ट एस्टिमेट्स। अगेन कैलकुलेशन फॉर लार्ज पॉपुलेशन, weighted average of expected value, for one of significant amount. Okay, an entity has to rectify a serious fault in an item of plant that has constructed for a customer. ठीक है, the individual most likely outcome is that repair will succeed at the first attempt at a cost of 4 lakh, but there is a chance that a further attempt will be necessary, increasing the total cost to 5 lakh। अच्छा, पहली बात, दिस इज रिपेयर राइट, इसकी प्रोविजन होनी चाहिए, अवॉइड होता है। हाँ, ये वारंटीज में आ जाता है। ठीक है, अब ये सिंगल यूनिट है, इसमें वन ऑफ वाला ही क्राइटेरिया लगेगा। हम अपने एसेट को बात कर सकते हैं, ये तो कस्टमर को हमने सेल किया था उसका एसेट है। तो यहाँ पे रिपेयर में हमने देखना है कि वी नीड मोस्ट लाइकली अमाउंट कितनी होगी?
4 लाख की प्रोविजन होगी या 5 लाख की होगी? हाँ, लेकिन मोस्ट लाइकली अमाउंट 4 लाख है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोस्ट लाइकली अमाउंट, तो हमें 4 लाख की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो प्रोविजन ऑफ 4 लाख इज रिकॉग्नाइज्ड. This is because the best estimate for the liability is its most likely outcome, not the worst case scenario. Okay? आसान है ना? F3 का भी आसान ही होगा, मुश्किल तो नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, दिस इज द समरी। ठीक है, ये एक टेबल है। यहाँ पे आप देखें, दिस इज वर्चुअली सर्टन, और फिर यहाँ पे अनसर्टेनिटीज आ रही है। अगर योर आउटफ्लो इज वर्चुअली सर्टन तो वो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी। अगर इनफ्लो होगा तो आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है एज एन एसेट। ठीक है, अब अनसर्टेनिटीज में अगर आउटफ्लो प्रोबेबल है तो आपने क्या रिकॉग्नाइज करना है? प्रोविजन। और अगर इनफ्लो प्रोबेबल तो आपने डिस्क्लोज करना है कंटिंजेंट एसेट, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, पॉसिबल में आपने कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करनी है और इनफ्लो हो इसको इग्नोर कर देना है, और रिमोट में तो हमने दोनों को इग्नोर करना है, दोनों इनफ्लो आउटफ्लो दोनों इसको इग्नोर कर देना। ओके, ये वही सिचुएशन है जो हमने पढ़ी है, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस नो प्रोविजन में बी मेड। ठीक है, guaranteed in some instances particular group one entity will make guarantee on behalf of another. A provision should be made for this guarantee if it is probable that the payment will have to be made. Onerous contract, देर, वो क्या बताया था हमने, बोला था इसकी प्रोविजन होगी, तो यहाँ पे हम देख लें, a provision of this net cost should be recognized as an expense. ठीक है, the signing of the contract in the past giving rise to the obligation to make the payment and those payments discounted if the effect will be made of the excess of the cost over benefit. तो जो डिफरेंस होगा लॉस की बात की, लॉस क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो जो एक्सेस पीरियड होता है वही लॉस होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम इज अ लॉस। So a provision for this net cost should be recognized as an expense in statement of in subsequent period the provision will be increased by the unwinding of discount. ठीक है, जिस चीज को आपने डिस्काउंट किया उसको अनवाइंड तो करना है आपने, अगर प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आए तो फ्यूचर वैल्यू में भी तो ले जाना है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। इसको डिस्कस वेदर प्रोविजन फॉर द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द साइट शुड बी मेड एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलें इसको एक बार रीड आउट करें। दिस इज योर क्वेश्चन, काइंडली रीड इट आउट, देन वी विल सी दी how to solve this. Okay, let's see. Our company is a company that carries out many different activities and it's proud of its reputation as a caring organization and has adopted various ethical policies towards its employees and the wider community in which it operates. As a part of its annual financial statement, the company publishes details of its environment policy, which includes setting performance target for activities such as recycling, controlling emissions and noxious substance and limiting use of non-renewable resources. The company has an overseas operation that is involved in mining precious metal. These activities cause significant damage to the environment, including deforestation. Okay, the company incurred capital cost of 100 million in respect of the mine and is expected that the mine will abandon in 8 years time. So this is the cost of the mine. And its useful life is 8 years. The mine is situated in a country where there is no environmental legislation of obliging companies to rectify damage. And it is very unlikely that any such legislation will be enacted within the next 8 years. तो लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है। अब देखिए, बंदा फेमस होना भी कितना मुश्किल बात है, या फेमस होने के चक्कर में अपनी रेपुटेशन बनाने के चक्कर में ऐसे, हाँ, अगर इसका ज़मीर मर जाए तो फिर है प्रोविजन की ज़रूरत? नहीं है। तो अभी इसका ज़मीर जिंदा है, सो इसका जो है ना कॉन्शियस जो है ना वो इसको जो है ना उसकी बेसिस पे इसको प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी है। ओके, it has been estimated the cost of cleaning the site and replanting the trees will be 25 million. So this will be the dismantling or restoration cost. And if the replanting were successful at the first attempt, but it will probably be necessary to make a further attempt, which will increase the cost by further 5 million. The company, अच्छा, तो अब 25 million या 30 million? 30 million, exactly. और क्योंकि ये हम लोगों ने 8 साल बाद इनकर करने हैं तो इसको हम डिस्काउंट कर लेते हैं।
तो डिस्काउंटिंग के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखें ना, वी नीड टू डेबिट नॉन करेंट एसेट विद 100 मिलियन, नॉन करेंट एसेट विद 100 मिलियन, क्रेडिट कैश 100, राइट। अब ये जो 30 मिलियन है इसको हमने डिस्काउंट करना है इंटू 1.1 रेज टू पावर -8, so the present value would be 13.9, ओके 13.99, राइट। उससे हमने क्या करना है, वी नीड टू डेबिट नॉन करंट एसेट विथ 13.99 एंड क्रेडिट अ प्रोविजन विथ द सेम अमाउंट। तो आपके जो एसेट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं बैलेंस शीट में क्या होंगे, दिस प्लस दिस, ठीक है। और आपके पास एक लाइबिलिटी आ रही होगी 13.99 की, विद 8 ईयर्स ये 13.9 30 तक पहुंच जाएगा अनवाइंडिंग से, और ये जो एसेट आपने रिकॉर्ड किया है ये डेप्रिशिएट होकर 0 पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, और इट हैज़ बीन, आई थिंक आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर। देखें, सो दिस इज द डिस्काउंटिंग 14 की प्रोविजन है, और दिस इज योर कॉस्ट। So asset will capitalize with 114 and is depreciated at the reducing straight line method. तो आफ्टर देखें 8 years ये कितने पे आ गया, 0 पे आ गया। हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने इनकम स्टेटमेंट में नोट कर ली, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट थिंग, हम लोगों ने आज 14 को रिकॉर्ड किया एज अ प्रोविजन, एक साल बाद इस पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो एक साल बाद इस पे 10% इंटरेस्ट लगा, जिससे ये कितना हो गया 15.4, और ये 10% इंटरेस्ट हमने इंटरेस्ट में नोट कर लिया। नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग था, इस पे फिर 10% लगा 1.54, क्लोजिंग हो गया, ये देखें 1.54 हमने इंटरेस्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम ये ओपनिंग था, इस पे फिर इंटरेस्ट लगा, तो आप देख रहे हैं ये इंटरेस्ट लगने के बाद ये क्या हुआ, 8 साल बाद ये कितने पे आ गया, 30 पे आ गया, क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड होगा, ये दीज आर दी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। देख लें इसमें कोई चीज़ समझने वाली हो, दिस दीज आर इंटरेस्ट, तो ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव में ही होंगे। हाँ 8 साल बाद हमने डिस्मेंटल, जब हमने डिस्मेंटल किया तो ये लाइबिलिटी पे होगी, क्रेडिट कैश डेबिट लाइबिलिटी, ठीक है। दीज आर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड। इंटरेस्ट एक्सपेंस में डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा हर साल का और होगा, और क्रेडिट आपके पास प्रोविजन होगी, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या हमने पढ़ा है, फॉर सेल दे शुड बी बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, एंड फॉर क्लोजर दे शुड बी अ फॉर्मल प्लान विच इज पब्लिकली अनाउंस्ड, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई द कॉन्सेप्ट हियर। Should a provision be made at 30th June 2025 for the cost of the closing down the division? Okay. On 14 June 2025, the your year end is 30th June, right? On 14 June, a decision was made by the board of an entity to close down a division. So director decision is not enough to create a provision, ठीक है, तो अभी तक तो नहीं हो रहा। The decision was not communicated at a time to any of those affected, and no other steps were taken to implement a decision by the year end of 30th June 2025. अनाउंस ही नहीं हुआ उन्होंने, तो क्या प्रोविजन होगी, नहीं होगी। अगर इस डेट से पहले वो अनाउंसमेंट कर देते तो फिर हम कहते हैं, फिर हम कहते हैं, अभी नहीं है, ओके। ये आपके पास है कंटिजेंसी, कॉमन एग्जांपल of contingencies arises in connection with legal action if A sues B because it believes that it has incurred losses as a result of B quality product, then B may be liable for damage. अब जो B का लॉयर होगा वो B उससे पूछेगा ना कि भाई क्या सिचुएशन है। अगर B का लॉयर कहता है भाई आपको तो फंसे इस बार और पेमेंट करनी पड़ जाएगी थी, तो इट्स अ प्रॉबेबल लाइबिलिटी, ठीक है, फिर हमें प्रोविजन। लेकिन अगर लॉयर अनएबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ liabilities, contingent liability,
So whether or not damages will actually be paid depend on the outcome of the case. So until the outcome of case is unknown, B has a contingent liability and A has a contingent asset. A ने इसीलिए क्या होगा ना, उसको तो लग रहा हो मैं जीत जाऊंगा, ठीक है, इसलिए उसका contingent asset हो सकता. Okay, this illustration 6. During the year to 31st March 2009, a customer commenced legal proceeding against a company claiming that one of the food products that it manufactured had caused several members of his or her family to become seriously ill. The company lawyer has advised that this action will probably not succeed. तो इसको हम पॉसिबल कह सकते हैं, हम इसकी कंटिजेंट लाइबिलिटी ही कर लें तो बेहतर, ठीक है. नॉट सक्सीड, नॉट प्रॉबेबली नॉट सक्सीड, तो चले हम वो कहेंगे ना उन्होंने केस किया तो वो हमारा लॉयर कह रहा है तो आप जीत जाएंगे, लेकिन हम फॉर द कंटिजेंट लाइबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है. अगर बिल्कुल हम लॉयर पे जाते हैं तो फिर हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि कंटिजेंट लाइबिलिटी करते हैं. देयर इज हाउएवर अ कंटिजेंट लाइबिलिटी अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर इज रिमोट should disclose a brief description, ठीक है, right? So this was your IS 37.